गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है टोकनाइजेशन। आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई जो है वो कार्ड टोकनाइजेशन के नॉर्म्स जिनको वो बहुत टाइम से डिले करता आ रहा था, अब अक्टूबर 1 से जो है टोकनाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन हमारी सिक्योरिटी के लिए ही जो है वो किया है, ताकि हमारा डेटा सिक्योर रह सके। और तीसरी बार जून 2022 में इसको एक्सटेंशन मिली थी कार्ड टोकनाइजेशन को, और लेकिन अब एक्सटेंशन नहीं दिया। अब अक्टूबर 1 से जो है इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अभी होता क्या कि आपके जो आप ई कॉमर्स कंपनीज, फूड डिलीवरी ऐप्स या कहीं भी आप जब है कोई शॉपिंग करते हो, तो आप उसमें कार्ड की अपनी डिटेल सेव कर देते हो, ताकि तो आपको दोबारा जो है वो कार्ड डिटेल्स दोबारा से ना भरनी पड़े। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका डेटा, जो कार्ड का डेटा है, वो तो आपके सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के पास या जो भी आप वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके पास चला जाता है। वो अपने पास रखते हैं, सेव रखते हैं। इन केस अगर उनके ऊपर कोई साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, तो आपका तो डेटा चला गया ना। तो आपका तो जो फाइनेंशियल डेटा है, जो आपका कार्ड का डेटा है, वो चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए आरबीआई जो है एक यूनिक जो है इनिशिएटिव लेके आया टोकनाइजेशन का। टोकनाइजेशन में क्या होगा कि आप एक ऑल्टरनेटिव कोड जनरेट करें। जब आप टोकनाइजेशन करोगे तो आपके बिहाफ पर एक ऑल्टरनेटिव कोड जनरेट करके देंगे, जो आपके वीज़ा या मास्टर कार्ड या रुपए, जो भी आपका कार्ड इशूर है। और वो कोड जो है वो आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या जो भी आपकी ट्रांजैक्शन जिस पे आप करते हो, वो वहाँ पर जाकर सेव होगा। ठीक है। आपका एक्चुअल कार्ड नंबर उस पर सेव नहीं होगा, एक टोकन नंबर सेव होगा। और जो आपकी ये वेबसाइट्स होंगी जिस पे आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, उनके पास सिर्फ आपके लास्ट 4 डिजिट सेव होंगे। उनके पास कार्ड का जो है वो डिजिट, जो आपका कार्ड का नंबर सेव नहीं होगा, सिर्फ टोकन नंबर सेव होगा। ठीक है। तो अगर टोकन नंबर लीक भी हो गया तो देयर इज़ नो इशू विद दैट, बिकॉज आपका ओरिजिनल कार्ड का डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा। ठीक है। सो ऑफ कोर्स आप जो है एक रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप अपनी बैंक की ऐप पर जाओगे और अपने कार्ड को टोकनाइज कर दोगे। जब आप टोकनाइज कर दोगे तो आप जब भी कहीं पर शॉपिंग करोगे, जब भी आप कहीं पर कोई ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शन करोगे, तो आपके कार्ड का डेटा उस पर स्टोर नहीं होगा, वो टोकन जो है वो सेव वहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है। इंस्टेड ऑफ कार्ड, जो आपके वीज़ा या मास्टर कार्ड या जो भी कार्ड इशूअर हैं, वो आपका कार्ड का डेटा शेयर करने की बजाय टोकन जो है वो उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस करवाएंगे और टोकन का जो डेटा है वो सेव करेंगे। ठीक है। सो ऑफ कोर्स सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट सेव कर पाएंगी ये कंपनीज, और आपके कार्ड का इशूअर जो नेम है वो भी सेव कर पाएंगे। ठीक है। सो ऑफ कोर्स कस्टमर के पास ये ऑप्शन है, अगर आप टोकनाइजेशन नहीं करना चाहते तो आप ना भी करो। ठीक है। ये आपके ऊपर है। बट फॉर सेफ्टी पर्पस, अगर आप बहुत ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपके सेफ्टी के लिए ही अच्छा है कि अगर आप उसकी टोकनाइजेशन कार्ड की कर दो तो। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 40th रैंक जो है वो हासिल किया है। लास्ट ईयर हमारा रैंक इसमें 46 था, और अगर हम 2015 में देखें तो हमारा रैंक 81st पोजीशन पे आता था। तो उससे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है हमें। तो कंसिस्टेंटली इंडिया ने अपना रैंक इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है वो इम्प्रूव किया है। और इस बार ऑफ कोर्स लाइक ऑलवेज स्विट्ज़रलैंड जो है उसने इस रैंकिंग को टॉप किया है, लेकिन इस बार यूएस जो है वो स्वीडन से आगे निकलकर सेकंड रैंक पर पहुंच चुका है। ठीक है। सो अब हम देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है क्या। तो एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज़ की जाती है इसमें। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंसियाड आपका पेरिस में है, वहाँ पर वो आपका एमबीए स्कूल है बहुत फेमस। इंसियाड और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। और इसको 2007 में इंसियाड और वर्ल्ड बिजनेस, जो एक ब्रिटिश मैगजीन है, उन्होंने पब्लिश करना शुरू किया था। और जो आपके कॉरपोरेट जाइंट्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो अब कंट्रीज़ की इनोवेशन के कंटेक्स्ट में जो है इस डेटा को जो है वो यूज़ करते हैं, देखते हैं कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा इनोवेशन हो रही है। ठीक है। तो इस साल का थीम आपका था द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, स्टैग्नेशन और रिवाइवल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो आपके ये सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि रशियन प्रेसिडेंट ने अभी एक टेलीवाइज्ड एड्रेस में बोला था कि अगर रशियन फेडरेशन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा हुआ तो रशिया जो है वो डरेगा नहीं। रशिया जो है हर तरह के वेपन्स को इस्तेमाल करने से डरेगा नहीं। ठीक है। तो अब इसमें जो है
ये कौन से वेपन्स की बात हो रही है, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में फ़र्क क्या होता है ये भी हमें देख लेना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स वो होते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ब्रॉड चीज़ होती है, तो इसलिए स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स भी बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्म कर सकते हैं, कंट्री को तबाह कर सकते हैं, रादर उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वो लिमिटेड स्ट्राइक के लिए जो है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ किलोमीटर्स के लिए, ठीक है। समझ लो कि कोई एक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, किसी शहर का स्पेसिफिक एरिया है या शहर है रादर, उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है ताकि आप अपने टैक्टिकल जो है अपने एडवांसेस कर सको, उसके लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है, इम्पैक्ट का। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स जो है पूरे के पूरे देश को जो है ख़त्म कर सकता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हो सकता है कुछ सिटीज़ को या एक सिटी को जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो आपकी टैक्टिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बहुत बड़े होते हैं, 1000 किलोटन के हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम देखें तो जो हिरोशिमा में जो बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था यूएस द्वारा, वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन था। आज तक किसी ने भी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं किया, कोई भी कंट्री जो है वो रादर एक ही बार यूज़ हुआ है सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी पे, वो भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ यूएस ने किया था, ठीक है। सो अब यही फेयर हो रहा है, यही डर लग रहा है कि शायद रशिया भी जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो है वो यूज़ करेगा अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महाकालेश्वर कॉरिडोर। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी जो है वो महाकालेश्वर कॉरिडोर को जो है अभी अगले कुछ दिनों में इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपके महाकालेश्वर टेम्पल जो आपका उज्जैन में डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उसकी एक्सपेंशन, ब्यूटिफिकेशन और डीकंजेशन की जानी है। 2.82 हेक्टेयर्स का जो करंटली एरिया है उसको बढ़ाकर 47 हेक्टेयर्स किया जाने वाला है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पिलग्रिम्स वहाँ पर आ सकें, ठीक है। तो हम देखते हैं महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में। तो महाकालेश्वर का मतलब है लॉर्ड ऑफ टाइम। तो हम ये शिवा के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और कहा जाता है कि ये हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से ये लॉर्ड ब्रह्मा ने इस टेम्पल को बनाया था, और ये शिप्रा रिवर के पास लोकेटेड है, ठीक है। तो महाकालेश्वर भी वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, और कहा जाता है कि ये जो यहाँ पर लिंगम है, महाकाल का लिंगम है, ये स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब खुद ही ये बना है, सेल्फ मैनिफेस्टेड है। और बाकी ज्योतिर्लिंग जो हैं वो उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो महाकालेश्वर का जो लिंगम है वो साउथ को फेस करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। तो ये आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने बोला है कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जहां पर एक कूलिंग एक्शन प्लान एनर्जी एफिशिएंसी और थर्मल कंफर्ट के बेस पर बनाया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है क्या। तो इसके अंदर हमने टारगेट रखा है कि हम अपनी कूलिंग डिमांड को 20 से 25% कम करेंगे बाय द ईयर 2037-38। अपने रेफ्रिजरेंट डिमांड को 25% से 30% तक कम करेंगे बाय द ईयर 2037-38। अपने कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को भी जो है हम कम करेंगे 25 से 40% बाय द सेम ईयर। और लगभग 1 लाख सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियंस को हम ट्रेनिंग भी देंगे इस दौरान, ठीक है। तो अब इसके अंदर बेनिफिट्स क्या होंगे, सबके लिए थर्मल कंफर्ट की हम एनविजन कर रहे हैं। जितने आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या लोअर इनकम ग्रुप के हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या हाउसिंग ग्रुप्स हैं, उनको हम कूलिंग का प्रोविज़न करके देंगे। और सस्टेनेबल कूलिंग की भी हम बात करते हैं, कैसे, जब हम अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर देंगे तो उससे ऑलरेडी हमारा जो है प्लैनेट जो है वो कूल होना शुरू हो जाएगा। फिर फार्मर्स की इनकम को भी जो है वो डबल करने की कोशिश की जाएगी, कैसे, बेटर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर देके। तो और रॉबस्ट R&D के ऊपर भी हम खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे रादर, ताकि हम कूलिंग सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेके आ सकें, और जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो ना करती हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटैश फर्टिलाइजर। इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस एंड टेक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारे इंडिया की फर्टिलाइजर कंपनीज ने कैनपोटेक्स कनाडा के साथ एक MOU साइन किया है फॉर सप्लाई ऑफ पोटैश। पोटैश आपका पोटेशियम का एक सोर्स होता है।
इसको डायरेक्टली भी यूज़ किया जा सकता है एज अ फर्टिलाइज़र, और इसको आपके एनपीके फर्टिलाइजर्स के कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो इंडिया करंटली 100% जो है इंपोर्ट करता है पोटैश का, और कैनपोटेक्स जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ पोटैश है ग्लोबली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पोटैश क्या होता है। पोटैश आपका पोटेशियम इन वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होता है, और इनिशियली जब इंडस्ट्रियल एरा नहीं था तब हम प्लांट एशेज या वुड ऐश को जो है पानी में जो है वो सोक करके रखते थे इन अ पॉट, और उससे हम पोटैश जो है वो डिराइव करते थे। मोस्टली इसका यूज़ जो है फर्टिलाइजर्स में किया जाता है, और जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का पोटैश है वो कनाडा से ही आता है। लगभग 4 कंट्रीज ऐसी हैं, कनाडा, बेलारस, रशिया और चाइना, जिससे वर्ल्ड की 80% सप्लाई ऑफ पोटैश जो है वो आती है। ठीक है, इंडिया में भी कुछ कई जगहों पर पोटैश मिनरल के डिपॉजिट्स देखे गए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोनेटिक। ठीक है, जो कि एक सैंडस्टोन है। और पोटेशियम जो है अपार्ट फ्रॉम फर्टिलाइजर हमारी ह्यूमन डाइट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे कुछ टिश्यूज, मसल्स और ऑर्गन्स के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is tokenization. So this topic is important for your economy section. So finally RBI is implementing card tokenization norms, which is important for our data security. So actually RBI has been deferring this the application of these norms, but now October 1 is the date from which this tokenization will come into picture, and the deadline has been extended 3 times. The last time it was extended was in June 2022, but now the RBI has not extended the deadline, and the banks and these card providers will have to comply with these provisions. So what is this tokenization and why is it important? You know that whenever you make an online transaction, they store your data, so that you do not have to enter the data next time when you are making transaction. So basically it puts your data at high risk, because in case, let's suppose that you were shopping on abc.com and you were purchasing something, but the abc.com and their entire data gets hacked, then your card details will also be compromised. To prevent that from happening, what RBI has envisioned, that we should start tokenization. So what would happen here is that, let's suppose that your card was Visa card. Okay, so Visa was the issuer of your card. So instead of sending your card number, or instead of storing your card details in abc.com, what Visa would do is, Visa would store a token number which would be representative of your card. So storing that token number would be preferable instead of storing directly your card details. Okay, so in case even of in the case of a hack, even if the token details are compromised, it would not harm your card. Okay, so that's what RBI is trying to do, to save you from the digital theft, or digital or cyber attacks. So basically this is how tokenization would work. Only the last 4 digits of the actual card number and the card issuer's name would be stored by these entities from where you will be shopping, but they will not be able to store the entire data of the card. Okay, and the customer would have the option to get their card tokenized through the banking app or not. Okay, it would not be mandatory for any consumer to have to go for tokenization initially, but probably considering the frauds that are happening online, RBI may in the few years or in the few months may make it mandatory also. Okay, so the next topic is Global Innovation Index 2022. So this topic is important for international relations. So recently this Global Innovation Index data has been released, and India has risen to 40th position in this ranking. Last year India was ranked 46th. If we compare it with 2015, India was ranked 81st in this ranking. So we have made a considerable progress in this index. This year, of course, again Switzerland has topped the rankings, but surprisingly US has climbed to the 2nd position. It was last year it was on 3rd position, but now it has trumped Sweden and assumed the 2nd place. Okay, so what is the Global Innovation Index? So of course it is an annual ranking of countries based upon their capacity or success
in innovation. So it is published by Cornell University, INSEAD, and World Intellectual Property Organization. Initially, it was started in 2007 by INSEAD and World Business, which is a British magazine. And this year, the theme for Global Innovation Index was the future of innovation, productivity, stagnation, or revival. So the next topic is strategic and tactical nuclear weapons. So this topic is important for your security section. So you know that in a televised address, when Russian president was talking about the amalgamation of eastern Ukrainian territories, he said that if Russia is threatened or its territorial integrity is threatened, it would not shy away from using any types of weaponry that it possesses. So basically, people are contemplating that he was talking about strategic and tactical nuclear weapons. So what is the difference between these two weapons? So of course, you know that strategy is a broad term and tactic is a narrow term. Okay, so the difference between strategic and tactical nuclear weapons is also the same. Strategic nuclear weapons are designed to cause greater large scale damage. You are targeting the entire country or few countries, so that's your strategy to destroy certain countries. But in tactical nuclear weapons, you want to carry out some limited strikes so that your military can advance ahead in the war. Okay, so this tactical strike is basically destroying, let's suppose, a city or a certain area or certain towns, so that you can have you can realize your strategic military strategic objectives, which are much bigger than a tactic. Okay, so the difference between strategic and technical nuclear weapons is based upon the impact that it can cause to the enemy. Okay, so if we see that Hiroshima bomb that US used against the bomb that US used in Hiroshima and Nagasaki was a tactical nuclear weapon, because if it were a strategic weapon, of course, it would have created so much destruction that Japan would have been wiped off from the face of the earth. So until now, no country has has used any strategic nuclear weapon. So there is a fear that moving ahead, Russia may use tactical nuclear weapons against Ukraine in case it sees that there are some skirmishes or there are some setbacks to Russia in advancing its military objectives in the country. Okay, so the next topic is Mahakaleshwar corridor. So this topic is also important for your art and culture section. So PM Modi is going to inaugurate the Mahakaleshwar corridor very soon, and Mahakal Maharaj Mandir Parisar Vistar Yojana is the name of this corridor, and it aims to expand, beautify, and decongest the Mahakaleshwar temple, which is located in Ujjain district. So under the plan, Mahakaleshwar temple premises, which is around 2.82 hectares currently, will be increased to 47 hectares. And what is this Mahakaleshwar temple? So Mahakaleshwar means Lord of Time. So it refers to Lord Shiva, and this temple was constructed by Lord Brahma as per Hindu mythology, and it is located alongside the holy Shipra river. So Mahakaleshwar Jyotirling is one of the 12 Jyotirlings, which is considered the most sacred abodes of Shiva, and the Mahakal Lingam is believed to be Swayambhu. Swayambhu means it has been self-manifested. And unlike any other Jyotirlinga in the country, the idol of Mahakaleshwar faces south. Okay. So the next topic is India Cooling Action Plan. So this topic is important for environment section. So Union Environment Minister Bhupendra Yadav ji has said that India is the first country which has made a cooling action plan based on energy efficiency and thermal comfort. So what are the aims of India Cooling Action Plan? So it aims to reduce cooling demand across the sectors by 20 to 25% by 2037-38, and it also aims to reduce refrigerant demand by 25 to 30% by the same period, and it also aims to reduce cooling energy requirements by 25 to 40% by the same period. Also, we also aim to train and certify 1 lakh servicing sector technicians by the year 2022 and 23. So, in line with the Scale India mission. So, how it would be beneficial for us? Of course, it would provide thermal comfort for all. Even the economically weaker sections and low income group housing societies would be benefited with this thermal comfort. Sustainable cooling would be there once we start
moving ahead to sustainable solutions, we would be opting for low greenhouse gas emissions. Of course, then automatically the planet would start cooling. We also want to have better cold chain infrastructure in the country so that we can double the farmers income. Apart from that, we will also be investing on our and R&D related to development of alternative cooling technologies so that we can have innovation in our cooling sector. So the next topic is potash fertilizers. So this topic is important for your science and tech section. So in a significant step to ensure long-term fertilizer availability for the farmers in India, the Indian fertilizer companies have signed an MOU with Canpotex Canada. So Canpotex is among the largest suppliers of potash globally, and potash, which is a source of potassium, is used directly as a fertilizer also, and also in combination with NPK. Okay, so India currently meets 100% of its potash requirements through imports. That's why this agreement is, or this MOU will be significant. So what is potash? So potash is basically potassium in water soluble form. When there was no industrial age, people used to derive potash from plant ashes or wood ashes, which were soaked in water in a pot. So that's why its name was pot ash. Okay, so it is mostly used for fertilizers, and most of the world's potash comes from Canada. Apart from that, total 4 countries are there: Canada, Belarus, Russia and China. They account for 80% of the world's potash production. So in India also there are certain deposits of potash. It is in the form of glauconite, which is a kind of a sandstone. And potassium, apart from being a fertilizer, it is also an important element of the human diet, because it is essential for the growth and maintenance of tissues, muscles and organs. Okay, so these were our topics for today. Kindly download the weekly current affair compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.